हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन चैप्टर 13 आपका लेसन 13 है। दोस्तों, आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो है और ये दोस्तों आपका थ्योरी है। इसके बाद आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों, आपका एक लेसन और है जो अर्धचालक से है। अर्धचालक से आपका एक लेसन और बचा हुआ है। और दोस्तों, उसके बाद आपका सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से है। मतलब दोस्तों, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोस्तों विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से क्वेश्चन आपके ये थ्योरी है और आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों, आपका ये जो थ्योरी आपका आया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आज का ये सेशन थोड़ा लॉन्ग होने वाले हैं, लंबा होने वाला है। और दोस्तों, इसमें आपके जो इमेज और जो थ्योरी आपके आए हैं कंबाइंड आए हुए हैं। और आपका जो इमेज है ना दोस्तों, आज का ये जो लेसन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपके इमेज के साथ आए इतने ज़्यादा इमेज हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा सारी इमेज के साथ, और थ्योरी क्या कर रहा है और इमेज क्या कर रहा है उसके साथ आपको ये डिफाइन किया जाएगा। और दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, ITI वस्तुनिष्ठ CBT एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और दोस्तों, जो ITI से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, आपका यहाँ जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन और टेक्निकल से जो जो दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर आपके लिए बेस्ट है। और ये वीडियो आपका जो थ्योरी है दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आज का ये जो थ्योरी है आपके लिए ये बेस्ट थ्योरी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका ये विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से आपका ये थ्योरी है आपका। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पहले देखेंगे विद्युत उत्पादन और पारेषण से, और पहला आपका यह विद्युत शक्ति उत्पादन। पहला सीखने वाले हैं हम विद्युत शक्ति उत्पादन, जिसे इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कहते हैं। यहाँ पर विद्युत शक्ति उत्पादन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं विद्युत शक्ति उत्पादन में? एग्जाम्पल में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पॉइंटें दी गई हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि हम सब जानते हैं विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए हम सब कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से ही जानते हैं, सिर्फ थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है दोस्तों यहाँ पे। और ये क्लियर करने के बाद आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही समाप्त, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। एक दूसरे के रूप, मतलब एक ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं ऊर्जा को। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट क्या कह रहा है, इसलिए विद्युत शक्ति के जो उत्पादन के लिए भी हमें किसी ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ती है। मतलब दोस्तों, विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए भी हमें किसी ऊर्जा स्रोत की जरूरत पड़ती है। आपका नेक्स्ट है पॉइंट। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इस पॉइंट में क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत प्रचलित हैं। पहला क्या है? सूर्य के प्रकाश, वायु, ज्वार भाटा, कोयला दहन, डीजल दहन, जल प्रवाह, जल वाष्प, प्राकृतिक गैस, परमाणविक ऊर्जा। और एक है दोस्तों आपकी जैविक ईंधन दहन, जैसे गन्ने की खोई ETC। अब नेक्स्ट, ये दोस्तों आपका ऊर्जा उत्पादन करने का स्रोत है आपका, जिसे दोस्तों इसको, जैसे सूर्य के प्रकाश के गर्मी से आप ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। वायु प्रवाह, कोयले दहन, सबसे भारत में ज़्यादा करके थर्मल पावर से आपका ये बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके बाद आपकी वायु प्रवाह से आपका ये विद्युत शक्ति उत्पादन हो रहा है। जल प्रवाह, जल वाष्प से दोस्तों ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कर रहे हैं, ऊर्जा के साधनों के दो वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, ऊर्जा के जो साधन है इसको दो वर्गों में बांटा गया है। आइए देखते हैं, पहला क्या है। पहला देखते हैं, ऊर्जा के साधन में जो दो बांटे गए हैं, इसमें पारस्परिक साधन है। पहला आपका आया हुआ है दोस्तों पारस्परिक साधन में क्या है दोस्तों, ऊर्जा के जो पारस्परिक साधन है आपकी लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ,
पारस्परिक ऊर्जा है। पारस्परिक ऊर्जा में आपका लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम है। और ये दोस्तों जो समाप्ति की ओर अग्रसर है, ये दोस्तों कोयला, आपकी पेट्रोलियम, लकड़ी, ये समाप्ति की ओर अग्रसर है आपका ये। और नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट आपका दूसरा क्या कह रहा है, ये अपारस्परिक साधन। मतलब दोस्तों आपका जो पॉइंट कह रहा है इसमें मतलब है आपका जो सूर्य है, पवन है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, आदि ऊर्जा के अपारस्परिक साधन के उदाहरण है। मतलब दोस्तों सूर्य से आप ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, मतलब वायु से आप बना सकते हैं ऊर्जा, बायोगैस मतलब गोबर से बना सकते हैं, भूतापी मतलब जमीन, जो धरती है आपकी, पृथ्वी है, इससे आप, इसके गर्मी से आपका जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उससे आप विद्युत शक्ति बना सकते हैं। ऊर्जा के पारस्परिक ये उदाहरण के स्रोत हैं। और आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, भारत में जो विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जनरेट किया जाता है। मतलब दोस्तों मैं अभी बताया हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन करने वाले विद्युत शक्ति दोस्तों आपका ये थर्मल पावर प्लांट होती है, जिसे कोयला से उत्पादन किया जाता है, कोयले से उत्पादन किया जाता है आपकी बिजली। और ये 69% है, जनरेट किया जा रहा है विद्युत ऊर्जा आपके भारत में 69%। और दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में 11 केवीए अधिकतम वोल्टता देने वाले अल्टरनेटर के द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। मतलब दोस्तों भारत में 11 केवीए अधिकतम वोल्टता देने वाले जो अल्टरनेटर हैं आपके, उसके द्वारा विद्युत उत्पादन होता है आपका। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम सीखने वाले हैं शक्ति घर, मतलब पावर हाउस जिसे बोलते हैं, शक्ति घर, पावर हाउस। पावर हाउस के बारे में सीखेंगे, जो हमारे यहाँ जिसे गांव में घरेलू घरेलू आपके गांव में, आप सभी के गांव में ये पावर शक्ति, आपके पावर हाउस स्थापित रहते हैं, जो बिजली को आपके यहाँ तक पहुंचाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कर रहा है, पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट इसमें देखिए, जिस स्थान पर विद्युत उत्पादन होता है, जिस स्थान पर विद्युत उत्पादन होता है उसे पावर हाउस कहते हैं या पावर जनरेशन कहते हैं। मतलब दोस्तों उसको भी पावर हाउस बोल सकते हैं जहां बिजली उत्पादन होता है, जहां बिजली उत्पादन होता है उसको भी पावर हाउस ही बोल सकते हैं। इस स्थान पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पादित 11 केवीए वोल्टेज को 220 केवीए या 440 केवीए वोल्टेज में तब्दील किया जाता है। मतलब दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 केवीए वोल्टेज को 220 केवीए 440 वोल्टेज में तब्दील किया जाता है। मतलब दोस्तों 11 केवी वोल्टेज को 220 440 वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में विद्युत शक्ति उत्पादन सामान्यतः 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5%, 3% आवृत्ति का होता है। इसको नोट कर लेंगे, ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर आइए अब दूसरा सीखने वाले हम विद्युत उत्पादन विधि को सीखने वाले हैं। इसमें क्या कर रहा है, वैसे तो हमें सारे उत्पादन की विधि है, मतलब वैसे तो बहुत सारे उत्पादन की विधि हैं, लेकिन कुछ मुख्य उत्पादन विधियां निम्नवत हैं। आइए नेक्स्ट, अब आइए पहला देखते हैं। इसमें पहला है आपका जल विद्युत शक्ति उत्पादन, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं, जिसे जल विद्युत शक्ति संयंत्र, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। पहला सीखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंटें देखिए, पॉइंट क्या कर रहा है, इस विधि में जल की जो स्थिति या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मतलब जो जल है आपकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा को क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए बैरेज, मतलब जो पानी को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा हुआ पानी को क्या करते हैं, बैरेज या डैम बनाकर जल को ऊंचाई तक एकत्रित किया जाता है, और फिर जल को टरबाइन पर गिराकर उससे अल्टरनेटर चलाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचाता है, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचाता है उसे पेन स्टॉक या जल निस्सारक कहते हैं। इस सहायता मतलब दोस्तों सहायता से जल को बाहर
निकालते हैं पेनस्टॉक से। पेनस्टॉक से जो दोस्तों उसके क्या कहते हैं, जल निस्तार, इसके सहायता से जल को बाहर निकालते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसका जो प्रयोग पहाड़ी तथा मैदानी दोनों जगहों पर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है टरबाइन जल से जल, दोस्तों टरबाइन से जल को बाहर निकालने या नदी में ले जाने वाले जो मार्ग को ड्राफ्ट ट्यूब या टेल रेस कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे, ये एग्जाम के क्वेश्चन है यहाँ से। आपका नेक्स्ट है, ये आपका हाइड्रो प्लांट है और इसमें तो कुछ चीज़ें जो इमेज यहाँ पर दिखाया गया है पहले से ही, ये ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट है, जिससे कि इसमें कुछ जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आपके लिए नया फिगर लाया हूँ, न्यू फिगर लाया हूँ, आपको उस न्यू फिगर में आपको दिखाने वाले हैं हम। अब आइए दोस्तों, पहले आप इसको देखिए, ये पॉइंट है हाइड्रो प्लांट का कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपको मैं एक फिगर दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ हाइड्रो प्लांट का, उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं। गवर्नर द्वारा जो टरबाइन की गति नियंत्रित की जाती है, नोट कर लेंगे, टरबाइन को कैसे नियंत्रित किया जाता है, गवर्नर द्वारा टरबाइन को नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका है शिखर या शिखर भार मतलब पीक लोड संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसको शिखर भार मतलब पीक लोड संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये हाइड्रो प्लांट को। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट सीखने वाले हैं आपका ये ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, इसे थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। अब यही सीखने वाले हैं, आपको मैं पहले इमेज दे देता हूं आपको, कौन सा देने वाले हैं, हाइड्रो प्लांट का, जहां अब हाइड्रो पावर प्लांट का मैं फिगर दे रहा हूं। देखिए दोस्तों ये टरबाइन लगी हुई है, ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है, गेट लगा हुआ है, टेलरेस लगी हुई है, आफ्टर बॉडी लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आ रही है, लाइटिंग अरेस्टर लगी हुई है, ये है बुशिंग, और यहाँ से आपका ये रिजर्व है आपका वाटर इनटेक हो रहा है मतलब प्रवेश कर रहा है, और ये है स्क्रीन, और ये है गेन है क्या, गेट है, यहाँ पर पेन स्टॉक लगा हुआ है, और ये जनरेटर यूनिट है, यहाँ पर ये जनरेट यूनिट है, और एक्सेस गैलरी है, स्क्रोल केस है, और ये है आपका ट्रेवलिंग क्रेन है, बस बार लगा हुआ है, यहाँ पर जनरेट हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब टरबाइन घूम रहा है तो ये जनरेट हो रहा है, टरबाइन की जो ट्यूब के द्वारा ये पानी को बाहर निष्कासित कर रहा है, और ये पेन स्टॉक के द्वारा पानी को प्रवेश कराया जा रहा है यहाँ पर। और ये 10 बार लगी हुई है, 10 बार से बिजली बन रही है, और ये ट्रांसमिशन सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ से आपकी बुशिंग के द्वारा लाइटिंग अरेस्टर से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह कर रहा है। अब आइए नेक्स्ट फिगर पे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, वर्किंग लेआउट एंड क्या हो रहा है, एंड कंपोनेंट एंड ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन हो रहा है, और यहाँ पर वाटर आपकी है जो टेली वाटर लेवल है। अब आइए यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, यहाँ पर डैम बनाकर रिजर्व किया गया है, ये ट्रांस ट्रैक है, ये गेट है, ये डैम है आपका, पेनस्टॉक से यहाँ पर क्या कर जल प्रवाह को यहाँ पर नीचे लाया जा रहा है, जो हाइड्रोलिक टरबाइन के द्वारा यहाँ पर बिजली को जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, टरबाइन लगी हुई है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है, और ये पावर हाउस है आपका, पावर हाउस से होते हुए ये बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ पे टावर के द्वारा, टावर है, ट्रांसमिशन लाइन है आपका। ये आपका हाइड्रो प्लांट के बारे में आपका यहाँ पर डिफाइन हो गया काफ़ी अच्छी तरीके से, आप यहाँ पर देखेंगे, और आपको यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तो आपकी इस इमेज से आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, इस इमेज से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका नेक्स्ट है, अब आइए, अब यहाँ पर थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट यहाँ पर सीखने वाले हैं, जिसे थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस पॉइंट को अब देखेंगे। इस विधि में ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, मतलब थर्मल पावर प्लांट में क्या किया जाता है, इसमें ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तथा उस ऊष्मा से जल वाष्प बनकर उसे टरबाइन पर छोड़ा जाता है, जो अल्टरनेटर से
जुड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पर जो ईंधन को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ऊष्मा में क्या हो रहा है कि जल वाष्प बनाकर उसे टरबाइन पर छोड़ा जाता है, अल्टरनेटर से वो जुड़ी होती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा इसी प्रणाली से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इससे बाद में क्या हो रहा है, बाद उत्पादन किया जाता है, इसके बाद जल विद्युत से क्या हो रहा है, जल विद्युत से इसमें टरबाइन की गति 3000 आरपीएम तक होती है। दोस्तों जो वाष्प से आपकी जो बिजली उत्पादन हो रही है, टरबाइन पर जो गिराए जा रहे हैं आपके वाष्प, जिसे स्टीम कहते हैं, स्टीम गिराते हैं, इसमें स्टीम को भाप कहते हैं, भाप को गिराया जाता है। इसमें टरबाइन की जो गति होती है 3000 आरपीएम तक होती है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका थर्मल पावर प्लांट का ये आपका फिगर है, जो इसमें ब्लैक एंड वाइट होने के नाते यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपका आया हुआ है नेक्स्ट फिगर। देखिए ये आपका रहा, ये थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है आपका, और यहाँ पर 1 से लेकर आपकी लगभग 26-27 तक आपका ये दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। यहाँ पर देखिए बॉक्स में ये कूलिंग टावर है, पहला जो दिखाया गया है आपका कूलिंग टावर है, कूलिंग वाटर पंप है दूसरा नीचे जो लगी हुई है, और फिर उसके बाद पेलोन टर्मिनेशन टावर है, फिर यूनिट ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, लो प्रेशर टरबाइन है, बॉयलर फीड पंप है, कंडेंसर है, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन है, स्टीम गवर्नर है, हाई प्रेशर टरबाइन है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका डी एडिटर है, फिर फीड हीटर है, कोल कन्वेयर है, फिर उसके बाद कोल हाइपर है। दोस्तों आपका यहाँ पर प्लोराइड फ्यूल मेल है, बॉयलर ड्रम है, एस हॉपर है, सुपर हीटर है, फोर्स ड्रॉट फैन है, फिर रीहीटर है, फिर एयर इंटेक है, इकोनॉमिजर है, एयर फ्रिएटर है, प्रेसिपिटर है, इंड्यूस्ड ड्रैट फैन है, और ये लास्ट वाला कौन सा क्या। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपकी जो 27 तक दी गई हैं इस फिगर में है। और आपका नेक्स्ट है, अब आइए यहाँ पर देखिए, ये थर्मल पावर प्लांट के कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। कोल स्टोरेज टैंक है यहाँ पे, और वाटर वेप्योर है, और कूलिंग टावर है, जनरेटर है यहाँ पर लगा हुआ है, स्टीम टरबाइन है, कंडेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। दोस्तों आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, और यहाँ पर आप एक एक चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया गया है। और आइए नेक्स्ट, ये यहाँ पर और सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर इसको भी देखेंगे, ये भी आपके थर्मल पावर प्लांट से हैं, थर्मल पावर प्लांट से आपका ये फिगर है। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। आइए नेक्स्ट, ये भी आपका थर्मल पावर प्लांट से है, ये भी थर्मल पावर प्लांट से है आपका फिगर। अब आइए यहाँ से सीखते हैं। थर्मल पावर प्लांट में थोड़ा सा और एक पॉइंट दिया गया है, यह मूल रूप से रैंकिंग चक्र पर आधारित है। ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट, ये मूल रूप से रैंकिंग चक्र पर आधारित है, और ये बहुत बड़ी मात्राएं, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्राओं में बड़ी बड़ी मशीनें यूज की जाती हैं, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फिगर से आपको पता चल जाएगा कि थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कैसे आपकी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट में विद्युत। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आइए सीखते हैं आपकी नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र, एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, इसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया होता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में इसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया होता है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, U-235 यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है।
और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें नाभिकी का जो न्यूट्रॉन है ग्रियर का कार्य करता है, जिसे बोरॉन तथा कैडमियम की छड़, भारी जल D2O, ग्रेफाइट आदि मंदक के रूप में कार्य कर न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। अब आइए यहाँ पर दोस्तों, जब रिएक्टर में क्या होता है, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या करते हैं, स्विमिंग पूल रिएक्टर, और जब ग्रेफाइट का प्रयोग होता है तो उसे एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहा जाता है। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इस उत्पादन विधि में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊष्मा पैदा की जाती है, जिससे जल वाष्प बनकर टरबाइन चलाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट, इस रिएक्टर में सोडियम या नए पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु शीतक का कार्य करती है। अब आइए नेक्स्ट, अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस संसार में थोरियम के पूर्ण भंडार का 80% भारत में है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये रहा आपका फिगर जो ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित की गई है, और आपकी नाभिकीय एटॉमिक पावर प्लांट है। और यहाँ पर आइए, ये रहा आपका एटॉमिक पावर प्लांट। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वाटर वेपर हो रहा है, कूलिंग टावर है, वार्म वार्म वाटर इनटेक है। ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ना दोस्तों, यहाँ पर स्टीम जनरेट, कंट्रोल रॉड, यूरेनियम फ्यूल यहाँ पर भरा जा रहा है दोस्तों, कंटेनमेंट बिल्डिंग है, ये आपकी स्टीम लाइन है, टरबाइन है, जनरेटर हो यहाँ पर है, ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पर कंडेंसर है, पंप है, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है पावर प्लांट की। अब आइए यहाँ पर इस फिगर को देखिए, यहाँ पर और सारी चीज़ें दिखाई गई। हीट एक्सचेंजर हो रहा है, यहाँ पर स्टीम टरबाइन है, और अल्टरनेटर है, 2 कूलिंग टावर लगी हुई, कंडेंसर है, पंप है, रिएक्टर है, यहाँ पर रिएक्टर हो रहा है, और कूलेंट पंप है, फ्यूल रोड है, मॉडरेटर है, आपका मॉडरेटर है। आइए दोस्तों अब आगे, ये आपका एटॉमिक पावर प्लांट है, ये भी आपकी एटॉमिक पावर प्लांट है, देखिए यहाँ पे इस फिगर में। अब आइए नेक्स्ट फिगर, ये रहा। अब आइए यहाँ पर इसको भी देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट का पहला है, और दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट यहाँ पर दी गई हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम कन्वर्टेड टू किनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, इसको देख लेंगे आप। आपका नेक्स्ट है, ये रहा आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये भी है, जिसमें आपको अच्छा लगे उस फिगर को आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट, अब सीखने वाले हैं दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पावर प्लांट से। अब सीखने वाले हैं सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसे सोलर पावर प्लांट कहते हैं। यहाँ पर आइए पॉइंटें क्या दी गई हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लांट के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। मतलब सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सोलर प्लेट के द्वारा क्या करता है, रूपांतरित किया जाता है। और आइए नेक्स्ट, ये सिर्फ धूप में ही कार्य करते हैं, बादल होने पर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सिलिका नामक अर्धचालक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, उपग्रहों में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत और सौर संयंत्र सोलर सेल ही होता है। उपग्रहों में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है वो सौर संयंत्र ही होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, सोलर सेल फोटोवोल्टाइक डिवाइस होता है। सोलर सेल का दोस्तों नोट कर लेंगे, सोलर सेल फोटोवोल्टाइक डिवाइस भी होता है। नेक्स्ट है, ये आपका सोलर सेल का यहाँ क्या हो रहा है, ये आपकी इस फिगर में दिखाई गई है। और नेक्स्ट अब सीखने वाले हैं वायु ऊर्जा संयंत्र, वाइंड पावर प्लांट। इसमें क्या हो रहा है, इस विधि में हवा की गतिज ऊर्जा से पवन चक्की चलते हैं, जिससे अल्टरनेटर जुड़कर विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करता है। अब आइए सोलर ऊर्जा से, जो सोलर पावर प्लांट है आपका, सोलर ऊर्जा से कैसे ये उत्पादन हो रहा है यहाँ पर,
डायरेक्ट करंट हो रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट करंट है, ये सोलर पैनल है आपका, ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ये सिस्टम मॉनिटर यहाँ पर लगी हुई है जिसे कंट्रोल किया जा रहा है, ग्रीन काउंटर है, ओवन कंजम्पशन है, और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर है ये 0.4 से है ये 10 kVA तक, और अल्टरनेटिंग करंट है आपका 0.4 kVA, इनपुट काउंटर है ये 10 kVA तक आपका एक्सटर्नल पावर ग्रिड कर रहा है ये सोलर पावर प्लांट। अब ये नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ सोलर पावर प्लांट, ये मॉनिटर सिस्टम के द्वारा आप यहाँ पर सन लाइट हो रहा है, पीवी एरे हो रहा है यहाँ पे, इन्वर्टर चार्जर कंट्रोलर है यहाँ पर, और बैटरी बैंक है, बैटरी बैंक, एसी ग्रिड सिस्टम लगी हुई, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन टावर और लाइंस लगी हैं, ये आपका है कमर्शियल पावर यूटिलाइजेशन, और यहाँ पर रेजिडेंटल है एंड कमर्शियल पावर यूटिलाइजेशन आपका ये हो रहा है यहाँ पे। और ये आपका सोलर पावर प्लांट से आपका ये सारी चीज़ें कैसे आपकी ये उत्पादन हो रहा है सोलर पावर प्लांट से, आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। और आइए नेक्स्ट, ये रहा आपका मीटर, फ्यूज बॉक्स लगी हुई, इन्वर्टर, एसी डीसी, बैटरी ऑप्शन, यहाँ पर भी आपकी ये सोलर ऊर्जा से आपका जनरेट किया जा रहा है विद्युत। आपका नेक्स्ट है आपका ये रहा वायु पावर प्लांट। इस तरह की बहुत सारी पारंपरिक तथा अपारंपरिक विधियों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपका ये व्हाट इज द वाइंड पावर एंड हाउ टू इज वर्क, ये कर रहा है ब्लेड है आपकी, रोटर लगा हुआ है, लो स्पीड सॉफ्ट गियर बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ सारी चीज़ें जो लगी हुई, जो चल रहा है, जो वर्क कर रहा है, और हवाओं से जो पत्तियां घूम रही, विंड कर रही हैं हवाओं से, ये टरबाइन जनरेटर, विंड मिल है, जनरेटर, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलिटी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी हाउस है आपकी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे कैसे इसकी मशीनों में जो लगी रहती हैं, घूमती है, कैसे यहाँ पर बिजली उत्पादन कर रहा है हवाओं के थ्रू, जो पंखे पवन चक्की के नाम से सब जानते हैं। और ये दोस्तों चलता रहता है हवाओं के झोंके से, और ये बिजली बनाता रहता है आपका। यहाँ पर जो देखिए ये मोटर लगी हुई है, ये ड्राइव कर रहा है, ब्रेक लगी हुई, सारी चीज़ें यहाँ पर उसी के अंदर होती है। आइए नेक्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ पे यही आपकी चीज़ें यहीं से उत्पादन हो रही है आपकी। और ये तो आपकी टावर है, और ये ट्रांसफार्मर लगी हुई होती है नीचे। यहाँ पर देखिए ये फिगर है आपका, यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन की गई है। रोटर हब है, और रोटर ब्लेड, और नेकल हब, और यहाँ पर गियर बॉक्स लगी हुई है, लो स्पीड सॉफ्ट है, हाई स्पीड सॉफ्ट है, ये जनरेट कर रहा है, इसके अंदर सारी चीज़ें रहती हैं। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर वही चीज़ें हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा इस फिगर से आपको समझ में आने वाले हैं। आपका नेक्स्ट है, अब आइए यहाँ सीखते हैं, क्या सीखेंगे, वैद्युतिक शक्ति पारेषण, जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर कहते हैं। यहाँ पर विद्युत शक्ति पारेषण सीखने वाले, जिसे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट आपकी जो है पॉइंटें आपकी बहुत ज़्यादा मायने रख रहे हैं यहाँ पे। और ये आपका फिगर है, जिसे ब्लैक एंड वाइट की वजह से पता नहीं चल रहा है, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का मैं लाए हुए हैं फिगर। विद्युत शक्ति को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना क्या हो रहा है, जो विद्युत शक्ति पारेषण है आपकी, ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिक पावर है आपकी, इसमें हो रहा है विद्युत शक्ति को जो उत्पादन केंद्र उपभोक्ताओं तथा पहुंचाना क्या करता है, विशुद्ध शक्ति पारेषण, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। आपका नेक्स्ट है, ये रहा आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का। यहाँ पर सारी चीज़ें सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, यहाँ ब्लू ग्रीन ब्लैक, ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन है, और ग्रीन क्या है, ग्रीन क्या वर्क कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, और ब्लैक क्या कर रहा है, जनरेशन का काम कर रहा है। इस कलर से आप यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हैं कि कौन सा कार्य
यहाँ पर हो रहा है आपके कलर से, आपके कलर से यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। और यहाँ पर देखिए ट्रांसमिशन लाइन आपकी 765, 500, 345, 230 एंड 138 केवी तक 138 केवी तक हो रहा है। और सब स्टेशन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और सब ट्रांसमिशन कस्टमर 26 केवी एंड 69 मतलब 69 केवी या 26 केवी 26 केवी एंड 69 केवी से आपका ये क्या हो रहा है, सब ट्रांसमिशन हो रहा है कस्टमर को। और यहाँ पर प्राइमरी कस्टमर है जो आपका 13 केवी एंड 4 केवी आपकी प्राइमरी कस्टमर हैं। और सेकेंडरी कस्टमर 120 जिसे 120 वोल्ट एंड 240 वोल्ट तक यहाँ पर हो रहा है सेकेंडरी कस्टमर के लिए 120 एंड 240 तक। और यहाँ पर सारी चीज़ें जनरेट स्टेप ट्रांसफार्मर यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब दोस्तों आपकी जनरेटिंग स्टेशन यही है। जनरेटिंग स्टेशन यहाँ से होते हुए ये आपका जो पहला है 765, 500, फिर 345, 230 एंड 138 केवी तक हो रहा है। यहाँ से इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है आपका यहाँ से चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। और जनरेशन का काम क्या कर रहा है, जो जनरेशन का काम ये जनरेटिंग स्टेशन कर रहा है। यहाँ पे पहला आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर वही चीज़ें हो रही दोस्तों, यहाँ पर वही चीज़ें हो रही हैं। और ये 3 फेज वायर डेल्टा के थ्रू हो रही हैं। जो पावर जनरेशन स्टेशन भी है, स्टेप डाउन भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। इस फिगर में आप इसको वीडियो को रोक कर या डाउनलोड कर जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इस चैनल से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपकी जो दोस्तों यहाँ पर जो टाइपिकल एसी पावर सप्लाई सिस्टम है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसे आपको देखना है, बस कोई दिक्कत ज़्यादा इसमें होने वाली नहीं। आपको यहाँ से देखना है, आपको ये पावर जनरेशन स्टेशन है, यहाँ से आपको देखना है पावर ट्रांसफार्मर हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। स्टेप अप मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि ये बिजली बहुत हाई मात्रा में उत्पादन की यहाँ पर हो रहा है। ये 3 वायर डेल्टा के थ्रू हो रहा है, प्राइमरी ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन के लिए हो रहा है। और यहाँ से आपकी बिजली होते हुए यहाँ पर स्टेप डाउन की तरफ आ रही है, जो 3 वायर की तरफ हो रही है। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेप डाउन की तरफ हो रही है, और जो 132 और 66 केबी 11 केबी में कन्वर्ट होते हुए यहाँ पर होते हुए आपकी आ रही। अब आइए यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 3 वायर हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ा है जो 11 केवीए से बाई 400 एंड 230 वोल्ट। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ये 3 फेज 4 वायर स्टार में रेजिस्टेंस कंज्यूमर के द्वारा ये उपभोक्ताओं को प्रोवाइड किया जाने वाला है। यहाँ से यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, ये 2 वर्गों में बांटा गया है। इसमें 2 वर्गों में, मतलब दोस्तों इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। और ये है आपका पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और प्राइमरी ट्रांसमिशन में 132 केवी से 220 केवी से फिर या 440 केवी के वैद्युतिक पावर प्लांट ग्रिड स्टेशन या बड़े लोड सेंटर तक पहुंचाना, जिसे प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। दोस्तों इसको नोट कर लेंगे। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या है, ग्रिड स्टेशन से उप स्टेशन, मतलब दोस्तों ग्रिड स्टेशन से उप स्टेशन मतलब जिसे सब स्टेशन कहते हैं, पावर हाउस भी बोल सकते हैं सब स्टेशन को। यहाँ पर जो आपके यहाँ गांव में सब स्टेशन होता है वहाँ पे तब दोस्तों सब स्टेशन तक वैद्युतिक पावर को पहुंचाना, जिसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है। यानी 33 केवी से 11 केवी तक वोल्टता अपचयन मतलब सब स्टेशन पर होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में वैद्युतिक पारेषण में 3 फेज 3 वायर प्रणाली प्रयुक्त होता है। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका, अधिक पावर ट्रांसमिशन के लिए जो धारा का मान कम रखा जाता है, ताकि जो I2R जो क्षतियाँ कम हो, इसलिए ट्रांसफार्मर के द्वारा धारा को घटाया यानी वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है।
अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज रेगुलेशन उच्चतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन के दौरान प्रयुक्त चालक को ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन में सामान्यतः क्या होता है, स्टील पोल होता है, टावर का प्रयोग होता है, क्योंकि इनकी जो यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होती है तथा कम स्थान घेरता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर हानि का जो मुख्य कारण है प्रतिरोध, चालक का तथा धारा का उच्च परिणाम होता है। अब आइए, ये रहा आपका ट्रांसमिशन, यहाँ पर फिगर में तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आइए आगे आगे फिगर, ये रहा आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यहाँ पर आपका सारी चीज़ें दी गई हैं। ये जनरेट स्टेशन है 11/132 kV, जो वोल्टेज स्टेप्ड अप हो रहा है टू 132 kV, 220 kV, 440 kV etc। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन यहाँ पर हो रहा है 132/33 kV, वोल्टेज इज स्टॉपेड डाउन हो रहा है दोस्तों, ये रिसीविंग स्टेशन है। और यहाँ पर आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन होने वाला है। ट्रांसमिशन होने वाला है जो 33/11 होने वाला है, 11 kV हो रहा है, जो सब स्टेशन के द्वारा किया जा रहा है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके यहाँ पर, इसकी फिगर देखेंगे जो इसकी घुमाव सेम तो दिखाई दे रहा है, यहाँ सिर्फ जो जनरेटिंग हो रहा है ऊपर यही थोड़ा सा डिफरेंट है, और तो लगभग कुछ कुछ डिफरेंट है, इसको देखिए। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंज्यूमर के द्वारा। और भी बढ़िया फिगर यहाँ पर आपको रंगीन में दिखाई दिया गया है, रंगीन फिगर में आप देखिए। आइए, सर्विसमैन है टू कंज्यूमर सर्विसमैन है, ओके। आइए नेक्स्ट, ये भी आपकी वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण में क्या दिखाई दे रहा है। आपका जो मेन फीडर है, मेन फीडर के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बेस्ट वीडियो हैं, आपके बेस्ट वीडियो हैं। प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, चैनल में आपके एजुकेशन संग्राम में भी वीडियो पड़े हुए हैं। वहाँ पे आप जाके दोस्तों, आप वहाँ पर जाके आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैकेंसी तो आई हुई है आपके ITI से, जिसकी एलिजिबिलिटी हो, मतलब दोस्तों जिनकी सारी चीज़ें कंप्लीट हों, ITI 10+2 सारी चीज़ें जो हों, आप वो फॉर्म अप्लाई कर देंगे, जिससे कि राजस्थान से आया हुआ है, लगभग राजस्थान से आया हुआ है RVUNL करके ITI से, आप वहाँ पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें मैन फीडर में क्या कर रहा है, उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर से जो पावर ट्रांसफार्मर को जोड़ने वाली जो लाइन मैन फीडर कहलाती है। मतलब दोस्तों, जो उत्पादन केंद्र है आपके अल्टरनेटर से जो पावर ट्रांसफार्मर है उसको जोड़ने वाली जो लाइन है उसको मेन फीडर कहते हैं या कहलाती है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों, ट्रांसमिशन फीडर क्या होता है इसके बारे में सीखने वाले हैं। ट्रांसमिशन फीडर जो पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर से विद्युत शक्ति को जो ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने वाली जो लाइन को ट्रांसमिशन फीडर कहते हैं। मतलब दोस्तों, जो पावर ट्रांसफार्मर से ठीक जो विद्युत शक्ति को ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने वाली जो लाइन है, ट्रांसमिशन फीडर कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे, कन्फ्यूजन उत्पन्न करेगा आपको एग्जाम में। और सर्विस लाइन क्या होता है, सर्विस लाइन को देखते हैं। इस सर्विस लाइन में क्या हो रहा है, जो वितरण केंद्र से जो उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली जो लाइन है। मतलब दोस्तों, जो उपभोक्ता मतलब जो घरों में हम आप सब यूज करते हैं बिजली, हम सब उपभोक्ता हैं, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं विद्युत शक्ति को, वितरण केंद्र से मतलब सब स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली जो लाइन है, सर्विस लाइन कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट, AC एवं DC पारेषण की तुलना करना सीखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, निम्न लागत पर क्या हो रहा है कि पारेषण जो है, निम्न लागत पर पारेषण में जो DC की अपेक्षा AC के पारेषण में लागत निम्न होती है। अब आइए नेक्स्ट, उच्च वोल्टेज पर ये निम्न है, DC की अपेक्षा AC के पारेषण में लागत निम्न होता है। और उच्च वोल्टेज पर उत्पादन क्या हो रहा है, AC का उत्पादन 11 kV तक होता है, जबकि जो DC का सामान्यतः उत्पादन 650 वोल्ट तक ही होता है।
अब आइए दोस्तों सरल वोल्टता परिवर्तन के बारे में सीखने वाले हैं। वोल्टता परिवर्तन के लिए जो डीसी से अधिक सरलता एसी में होता है, डीसी से अधिक सरलता किसमें होती है? एसी में होती है। नेक्स्ट है आपकी, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में जो सरलता उपकरण संरचना है आपकी एसी उपकरणों की अपेक्षा डीसी उपकरणों की संरचना जटिल होती है। संरचना के बारे में बता रहा है यहाँ पे। और सरलता में जो डीसी में परिवर्तित सॉरी दोस्तों, सरलता से जो डीसी में परिवर्तनीय एसी को डीसी में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट, एसी के उपरोक्त गुण के कारण ही पूरे भारत में एसी ट्रांसमिशन होता है। अब आइए अब सीखने वाले हैं विद्युत शक्ति का वितरण, जिसे इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसके तहत विद्युत वैद्युतिक शक्ति का जो वितरण बड़े या छोटे उपभोक्ताओं तक किया जाता है। नेक्स्ट है वैद्युतिक शक्ति वितरण प्रणाली में 3 फेज 4 वायर प्रणाली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वितरण प्रणाली में सबसे प्रमुख वितरक ट्रांसफार्मर होता है। इसे 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। दोस्तों वितरण प्रणाली में सबसे प्रमुख वितरक ट्रांसफार्मर होता है। इसे 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। अब आइए नेक्स्ट, 2 वर्ग आपका ये है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखेंगे क्या होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में वह सब स्टेशन जो 11 केवी को 440 में परिवर्तित करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहते हैं, तथा सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक के विद्युत संचरण को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब आवाज अच्छे से समझ पाएंगे। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। वह सब स्टेशन जो 11 केवी को 440 में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहते हैं। 11 को क्या करते हैं 40 में परिवर्तित करने, किसमें 440 वोल्ट में, उसे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक के विद्युत संचरण को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आइए सेकेंडरी में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब स्टेशन से उपभोक्ताओं के लोड सेंटर तक संचरण मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। विद्युत वितरण केंद्रों से उपभोक्ताओं को विद्युत शक्ति का वितरण करने के लिए मुख्यतः निम्न 2 प्रकार की लाइनें स्थापित की जाती हैं। पहला क्या है, 2 प्रकार की लाइनें बता रहा है। तो इसमें पहला है सिरोपरी लाइन, जिसे ओवरहेड लाइन कहते हैं। ये लाइन खंभों पर स्थापित की जाती है। दूसरा है इस लाइन में ये लाइन खंभों पे स्थापित की जाती है, ओवरहेड लाइन। और दूसरा है आपका पॉइंट कर है, इस लाइन में तार में सभी वोल्टेज सीमाओं के लिए वोल्टेज संचारित होती है, मतलब 250 वोल्ट से 11 केवी 33 केवी ईसीटी आपकी होती है। और इसमें तारों की जो धरती से ऊंचाई इसमें प्रवाहित शक्ति पर निर्भर करती है। आइए नेक्स्ट, अब आइए दूसरा आपकी भूमिगत लाइन, जिसे अंडरग्राउंड लाइन भी कहते हैं। आपके इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट देखिए, यह लाइन प्रायः उद्योगशालाओं में स्थापित की जाती है और प्रायः 11 केवी तक ही स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है इसे जमीन के अंदर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए तारों की जगह केबल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इसमें केबल में यांत्रिक आघात से सुरक्षा हेतु जालीदार कवच लगा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, 11 केवी क्या होता है, ईएसटी होता है। 11 केवी ईएसटी को जमीन में 0.9 मीटर अंदर स्थापित किया जाता है, लेकिन सामान्यतः 1.2 मीटर की गहराई पर। दूसरा पॉइंट है आपका केवल विद्युत रोधन का नष्ट होना, लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष इस प्रणाली में उत्पन्न दोष हैं। अब आइए देखने वाले हैं सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त सामग्री। अब सीखने वाले हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सिरोपरी लाइन में प्रयुक्त सामग्री। पहला होता है आपका खंभे, जिसे पोल्स कहते हैं। और खंभे में क्या होता है, ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, तथा इसके बीच की जो दूरियां इनके बनावट पर तथा प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। पहला आपकी लकड़ी के जो खंभे हैं ये 40 से 50 मीटर तक
होने चाहिए। आइए नेक्स्ट। और ट्यूबुलर जो खंभे होते हैं 50 से 80 मीटर तक होने चाहिए, और आरसीसी खंभे 60 से 100 मीटर तक होने चाहिए। दूरी होनी चाहिए। स्टील क्या है, स्टील वाली जो फर्स्ट सेक्शन की जो है 80 से 100 मीटर तक, और टावर 100 से 300 मीटर तक की होती हैं। अब आइए दूसरा सीखने वाले हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या होते हैं, इन्हीं भुजाओं पर इंसुलेटर लगाकर तारें कसी जाती हैं। क्रॉस आर्मर क्या होते हैं, इस पर इंसुलेटर लगाकर तार कसे जाते हैं। अब आइए तीसरा सीखने वाले हैं लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर में क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। लाइन इंसुलेटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पिन इंसुलेटर। यह बहुउद्देशीय इंसुलेटर होता है। इसका प्रयोग 33 केवीए से 66 केवीए तक किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट, ये आपका पिन इंसुलेटर है। अब आइए नेक्स्ट, ये पिन इंसुलेटर देखिए, यहाँ पे वायर ग्रोपर है और रैंड सीड पिन टाइप इंसुलेटर पिन है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ड्राई एंड वेट आर्सिंग डिस्टेंस ड्राइन सील्ड, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आपकी नेक्स्ट है। अब आइए सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर में क्या है, इसका प्रयोग मोड पर किया जाता है जो वोल्टता 650 वोल्ट तक किया जाता है। मतलब दोस्तों 650 वोल्ट तक सेकल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर मोड होता है। इसमें कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं आपकी सेकल इंसुलेटर में, यहाँ पर देखिए रंगीन कुछ इमेज की तरह सेकल इंसुलेटर, और यहाँ पर पोल है, आपकी डी स्ट्रैप है सेकल इंसुलेटर, और यहाँ पर आपका जो सेकल इंसुलेटर इस टाइप का देखिए कैसे होता है। आइए नेक्स्ट। अब आइए सस्पेंशन इंसुलेटर कैसा होता है, इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसके बारे में सीख के उसके बाद आपको हम सेकल इंसुलेटर का इमेज दिखाते हैं। इसे पोर्सलिन या कांच की चकती जोड़कर लड़ी के रूप में तैयार किया जाता है, और प्रत्येक चकती क्या होता है 11 केवी के वोल्टा के लिए होता है। इसका जो मतलब दोस्तों एक डिश क्या होता है, ये एक डिश 11 केवी के वोल्टता के लिए होता है। इसका उपयोग 80 केवी से ऊपर की वोल्टता में प्रयोग करते हैं, जिसमें लगी इंसुलेटर श्रृंखला में लगी रहती है। ये श्रृंखला में जो लगी रहती है ये सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। आइए दोस्तों आगे, ये आपका ये आपकी सस्पेंशन इंसुलेटर है। आर्किंग हॉर्न है, कंडक्टर है, इंसुलेटर कैप लगी हुई हैं। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आपकी टावर है, क्रॉस आर्म है, डिस्क है, लास्ट यूनिट लाइन यूनिट है, और लाइन कंडक्टर है। ये रही आपकी, ये रहा, ये सस्पेंशन इंसुलेटर है आपकी। आइए नेक्स्ट। अब स्टे इंसुलेटर क्या होता है, जिसे एग इंसुलेटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक मतलब अंडे के आकार की तरह होता है, और अंडे के आकार की तरह का दोस्तों मैं आपको इंसुलेटर कलरफुल दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे। इसमें क्या होता है, इस अवस्था का प्रयोग प्रायः लाइन के आरंभ खंभे, अंतिम खंभे तथा दिशा बदलने वाले असंतुलित खंभों के साथ होता है। मतलब दोस्तों स्टे इंसुलेटर कहाँ प्रयोग होता है, इस अवस्था का प्रायः क्या हो रहा है प्रयोग, लाइन के आरंभ मतलब आरंभ हो रहा है खंभे का, और अंतिम खंभे तथा दिशा बदलने वाले जो असंतुलित खंभे हैं उसके साथ ये स्टे इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। आइए यहाँ पर देखिए, आपका ये एक इंसुलेटर की तरह होगा जो दिखाई देंगे आपके, और यहाँ पर देखिए तारों सहित बनी हुई हैं जहाँ पर आपका यूज किए जाने वाले हैं। और ये आप कुछ इंसुलेटर और हैं, इसमें कैप एंड पिन टाइप सस्पेंशन इंसुलेटर है, और ये कैप एंड पिन टाइप सस्पेंशन इंसुलेटर यहाँ पर भी यही है, कैप एंड पिन टाइप इंसुलेटर। यहाँ पर देखिए टाइप इसकी देखिए इंसुलेटर की अलग अलग प्रकार की इंसुलेटर है। यहाँ पर 52 है, 52 है, 52 है, और यहाँ पर 53 है। ये स्पूल इंसुलेटर है आपकी। ये पिन टाइप इंसुलेटर BSP 33Y है। ये आपके पिन टाइप की इंसुलेटर देखिए कैसे बना हुआ है, ये पिन टाइप इंसुलेटर है। ये 55 है, देखिए ये पिन टाइप इंसुलेटर है। और ये स्टे इंसुलेटर है, स्टे इंसुलेटर ऐसा भी होता है। लाइन पोस्ट इंसुलेटर देखिए, और यहाँ पिन टाइप इंसुलेटर देखिए, इस टाइप के भी इंसुलेटर होते हैं। आइए नेक्स्ट है। अब यहाँ पर देखिए बुशिंग इंसुलेटर। बुशिंग इंसुलेटर का प्रयोग ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर इत्यादि में करते हैं। नोट कर लेंगे, बुशिंग इंसुलेटर का प्रयोग ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर इत्यादि में करते हैं। बुशिंग का आपके ट्रांसफार्मर में दोस्तों जो
आपका ट्रांसफार्मर था, बुशिंग का प्रयोग हो रहा है। इंसुलेटर मैं दिखाया था आपके इमेज में और आया हुआ था पिछले वीडियो में, वहाँ पे भी देख लेंगे इसको। और यहाँ पर आइए देखते हैं आपका ये चौथा जो है तार, जिसे वायर भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत पारेषण एवं वितरण लाइन में अचालक आवरण रहित नंगे तार प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तार 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सिंगल बार कॉपर वायर होता है। दूसरा आपका होता है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा आपका है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, आपका CCSR करके नाम से है। ये तार के जो विद्युत पारेषण के हैं, विद्युत पारेषण एवं वितरण लाइन की ये 3 मुख्यतः तार प्रकार होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए स्टे रॉड। स्टे रॉड क्या होता है, इसमें होता है यह पोल को समकोण पर खड़ा रखने में मदद करता है, स्टे रॉड। और आपका नेक्स्ट है क्लैंप नट बोल्ट। क्लैंप नट बोल्ट आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे, इसके बारे में सीखते हैं। इसमें क्या होता है, ये इंसुलेटर तथा तारों को कसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्लैंप नट बोल्ट। आपका नेक्स्ट है, अब झोल क्या होता है दोस्तों, झोल का मतलब सैग होता है। ये देखिए, ये आपकी ये नीचे की जो सिस्टम है आपकी, ये आपकी सैग है, जो तार ढीला हुआ है, इसमें क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए सैग में होता क्या चीज़ें, सिरोपरी लाइन के तारों में कुछ ढील मतलब सैग रखी जाती है, जिससे कि वह तापमान में परिवर्तनों को सह सके। नेक्स्ट है, अगर लाइन में उपयुक्त ढील न छोड़ी जाए तो यह आंधी या तूफान में टूट सकते हैं या एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट है, ढील क्या होता है। ढील मतलब सैग होता है। और आपका इक्वल टू क्या होता है, प्रति मीटर तार भार होगा गुणे, कोष्टक में दिया है मीटर में जो खंबे का स्पैन स्क्वायर क्वेश्चन क्लोज स्क्वायर होता है बाई 8 या 8 गुणे तार का तनन बल होता है। और यहाँ पर आइए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यस इक्वल टू ये W है भार, जी WI स्क्वायर बाई 8 या 8T, ये आपके सूत्र हैं, इसको नोट कर लेंगे, ये चीज़ें। आपका नेक्स्ट है, देखिए ये सैग, साइन इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सैग, ये आपके क्लियरेंस आपके ऊपर के हैं, ये आपकी सैग हैं। यहाँ पर देखिए स्पैन सैग, सपोर्टिंग टावर, टेंशन टावर, इंसुलेटर, सारी चीज़ें दी गई हैं। आपका नेक्स्ट है, अब सीखने वाले हैं दोस्तों सतह प्रवाह, सॉरी दोस्तों सतह प्रभाव जिसे स्किन इफेक्ट भी कहते हैं, स्किन इफेक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पर सीखने वाले एसी की वह विशेषता, सतह प्रवाह में एसी की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से ही प्रवाहित होने वाला जो प्रयास करती है, सतह प्रवाह कहलाती है। मतलब दोस्तों एसी की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से ही जो प्रवाहित होने वाली प्रयास करती है, सतह प्रवाह कहलाती है। ये आपका कंडक्टर है। आगे देखिए दोस्तों, देखते हैं फिगर में क्या कर रहा है। हाँ, कंडक्टर है, स्किन डेप्थ है, करंट डेंसिटी है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है, current flow over the surface of conductor, core of wire carrier little current है आपके। देख रहे हैं दोस्तों, ये सतह प्रवाह में जिसे स्किन इफेक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। द नॉन यूनिफॉर्म distribution of electric current over the surface of skin of the conductor carrying AC is called the skin effect. In another word, the concentration of charge is more the near of the surface as compared to the core of the conductors of ohmic resistance of the conductor and increased due to the con concentration of current on the surface of the conductor। आपका ये आपका स्किन इफेक्ट था। आइए नेक्स्ट, स्किन इफेक्ट में यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं
फिगर में आपका नेक्स्ट है। आइए, स्किन जिसे प्रवाह सतह प्रभाव कहते हैं। डीसी में किसी प्रकार का सतह प्रवाह नहीं होता है, नोट करेंगे। डीसी में क्या होता है, कोई सतह प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे दोस्तों, चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता बढ़ाने पर यह काम दोस्तों, चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता बढ़ने पर यह कम होता है। नेक्स्ट है, सतह प्रवाह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी उच्च होने पर, इसको नोट कर लेंगे, आपका ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्किन इफेक्ट है होता क्यों है, फ्रीक्वेंसी उच्च होने पर चालक का व्यास, चालक की आकृति, चालक की चुंबकशीलता, तापमान बढ़ने पर सतह प्रवाह बढ़ता है, और चालक का पदार्थ। और ये नेक्स्ट है, कंडक्टर का जो एसी प्रतिरोध है डीसी प्रतिरोध की तुलना में अधिक इसी कारण होता है, नोट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट, अब आइए कोरोना के बारे में देखते हैं। कोरोना क्या कह रहा है, इसमें कोरोना होता क्या है, कोरोना आप बता रहे हैं कोरोना क्या होता है। कोरोना आपका ये रिंग टाइप होती है, ये रिंग टाइप होती है। इसमें कुछ डिफरेंसेस भी आपको बताने वाला हूँ, डिफरेंस भी आपकी आने वाली है। यहाँ पर देखिए, कोरोना के बारे में बहुत अच्छी तरह सीखिए, एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। उच्च वोल्टेज वाली जो एसी विद्युत पारेषण लाइन है, उच्च वोल्टेज वाली एसी विद्युत पारेषण लाइन है, इसमें जो चालक तारों के चारों ओर बैगनी रंग का धुंधला प्रकाश देखा जाता है, जो कोरोना कहलाता है। आइए दिखाते हैं फिगर में, ये देखिए, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर ये आपका कोरोना है, ये रिंग टाइप होती है, इसमें जो रोशनी दिखाई दे रही है आपकी, ये कोरोना है। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज रिंग है, यहाँ पर और अच्छी तरह से दिखाई गई है, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट, और कोरोना में और लाइट अरेस्टर में थोड़ा डिफरेंट देखिए क्या होता है। लाइट अरेस्टिंग की जो इमेज दी गई है यहाँ पे, मैं सिर्फ इमेज लाया हूँ यहाँ, ये लाइटिंग अरेस्टर की, क्योंकि आप कोरोना और लाइटिंग अरेस्टर में डिफरेंट समझ सकें क्या होता है। ये आपके जितने भी दिए गए हैं, इसमें लाइटिंग अरेस्टर, आपकी ये लाइटिंग अरेस्टर के रूप में कार्य कर रहा है। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर वर्किंग देखेंगे, प्रिंसिपल एंड टाइप। पहला वॉल पाइप लाइटिंग अरेस्टर होता है, मेटल ऑक्साइड लाइटिंग अरेस्टर, स्पेयर गैप अरेस्टर होता है, मल्टीपल गैप अरेस्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर होता है, ऑटो वाल्व अरेस्टर होता है, रोड गैप अरेस्टर होता है, और एक्सपेंशन टाइप लाइटिंग अरेस्टर होता है, थ्राइड लाइटिंग अरेस्टर होता है, इम्पल्स प्रोटेक्टिव गैप अरेस्टर, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर होता है, ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर होता है, हॉर्न गैप अरेस्टर होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये आपके अरेस्टर आपके रिंग जैसे ही होंगे। देखिए अरेस्टर, यहाँ पर देखिए अरेस्टर, ये अरेस्टर देखिए, देखिए अरेस्टर, उच्च लाइनों में अरेस्टर कैसे प्रयोग किया जा रहा है। कैसे समझ पाएंगे कोरोना में क्या होता है, आपकी जो रिंग होगी थोड़ी सी कटी होगी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गैप है कि नहीं है, आपकी ये कोरोना है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। आइए अब नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट इज द कोरोना डिस्चार्ज, इसको देख लेंगे दोस्तों, इसको देख लेंगे। कैथोड प्लेट ऑफ विद डब्लू डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, यहाँ पर देखेंगे। आइए नेक्स्ट, ये रहा आपका कोरोना इलेक्ट्रोड, वाइब्रेटर फीडर, ब्रश, ग्राउंडेड रोल इलेक्ट्रोड, नॉन कंडक्टर, मिडलिंग कंडक्टर, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी दर्शाई गई हैं, आपके कोरोना इलेक्ट्रोड के बारे में दी गई हैं। आइए नेक्स्ट, कोरोना के बारे में देखते हैं और क्या इसमें हो रहा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए गोल चालक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत लाइन में निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। आइए क्या होता है, चालक तार की पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की धुंधली सी चमक पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है, चालक तारों तथा खंभों के निकट हिंसिंग ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है आपका, रेडियो संग्रह में व्यवधान पैदा होता है। अब आइए नेक्स्ट, ओजोन गैस O3 पैदा होती है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का अनावश्यक अपव्यय होता है। नेक्स्ट है, इससे
चालकों की दक्षता भी कम होती है कोरोना होने से। अब आइए इसमें अब शक्ति गुणांक के बारे में सीखने वाले हैं। पावर फैक्टर जिसे कहते हैं शक्ति गुणांक। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसी परिपथ के धारा वोल्टता के बीच की जो कोज्या कोसाइन को क्या कहते हैं, कोण शक्ति गुणांक कहलाता है। मतलब दोस्तों एसी परिपथ के जो धारा वोल्टता के बीच की जो कोज्या कोण है आपकी शक्ति गुणांक कहलाता है। वास्तविक शक्ति आपकी इक्वल टू क्या है, वी आई कॉस फाई है, वेयर फाई इक्वल टू एंगल बी बाई डब्ल्यू वोल्टेज एंड करंट है। वी क्या है आपकी वोल्टेज है, आई करंट है। और नेक्स्ट है सिस्टम के जो पावर फैक्टर में जो सुधार होने से जो जनरेटिंग स्टेशन द्वारा जो डिलीवर हो रहा है किए गए किलोवाट बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों सुधार होने से जब जनरेटिंग जो स्टेशन में जो डिलीवर किए गए किलोवाट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए लोड के साथ साथ एसी डिवाइस स्थापित की जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर की जो शून्य भार पर सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाते हैं। नेक्स्ट है लोड का जो पावर फैक्टर घटने पर हानि बढ़ती है। इस सिंक्रोनस मोटर को नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से। एक अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर की शून्य भार पर सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। लोड का जो पावर फैक्टर घटने पर हानियां बढ़ती है। नेक्स्ट है लोड का जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए समानांतर क्रम में संधारित्र सिंक्रोनस कंडेंसर या फेज एडवांसर का प्रयोग होता है। अब आइए नेक्स्ट पावर फैक्टर जो वास्तविक पावर तथा आभासी पावर का अनुपात होता है। आइए नेक्स्ट अब देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या दी गई है। समायोजित लोड दी गई है जिसे कनेक्टिंग लोड भी कहते हैं, कनेक्टेड लोड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, समायोजित लोड में सप्लाई सिस्टम से जुड़े सारे वैद्युत उपकरणों के जो रेटिंग के योग को समायोजित लोड कहते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम जो मांग है, मैक्सिमम डिमांडेड है। इसमें सीखने वाले हैं कुछ पॉइंटें ऐसी दी गई हैं जो यहाँ पर अलग से दिखाई गई हैं। अधिकतम मांग जिसे मैक्सिमम डिमांड कहते हैं, यह निश्चित समय के अंतराल के दौरान लोड की जो अधिकतम मात्रा अधिकतम मांग कहलाती है। अधिकतम मांग हमेशा कनेक्टेड लोड से कम होता है। अब मांग गुणांक क्या होता है, डिमांड फैक्टर। अधिकतम मांग और समायोजित मांग के अनुपात को मांग गुणांक कहते हैं। अब आइए देखते हैं औसत भार जिसे एवरेज लोड कहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल में जैसे दिन, महीना, साल पावर स्टेशन पर भारित भार को औसत मात्रा औसत भार कहलाती है। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। अब आइए भार गुणांक क्या होता है, भार गुणक जिसे लोड फैक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है, औसत भार तथा जो अधिकतम मांग के अनुपात को भार गुणांक कहते हैं। मतलब जब औसत भार और अधिकतम मांग के अनुपात को भार गुणांक कहते हैं। इसका जो अधिकतम मान होता है 1 होता है। नेक्स्ट है इसका जो मान उच्च होने पर विद्युत ऊर्जा सस्ती उपलब्ध होती है। मतलब दोस्तों इसका मान जब होता है इसकी जो विद्युत ऊर्जा होती है सस्ती उपलब्ध होती है। अब आइए दोस्तों उपभोक्ता का जो भार प्रायः KW में मापा जाता है। भार गुणांक आपकी जो उपभोक्ता भार है किलोवाट में मापा जाता है, KW कहते हैं। अब आइए सर्किट ब्रेकर के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, किसी वैद्युत लाइन को ऑन ऑफ करने तथा लाइन की जो ओवरलोड शॉर्ट सर्किट अवस्था में उसे स्वतः ही ऑफ करने वाली जो युक्ति सर्किट ब्रेकर कहलाती है। इसे MVA में व्यक्त करते हैं। इसको नोट कर लेंगे MVA को। ये अनेक प्रकार के तथा 5A और 250 V से कई हजार एम्पीयर तथा 440 kV तक कार्य करने वाले होते हैं। इन्हें निम्न वर्गों में वर्गित किया गया है। मतलब दोस्तों ये सर्किट ब्रेकर बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग वर्ग मतलब अलग अलग मान पर अलग अलग KVA में ये वर्गीकृत किया गया है। आपका नेक्स्ट है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें श्रेणी अति भार ट्रिपिंग कुंडली तथा शंट ट्रिपिंग कुंडली की व्यवस्था होती है। अब आइए पहला एयर सर्किट ब्रेकर है जिसे ACB के नाम से जानते हैं। अब ACB क्या होता है इसमें देखेंगे। पहला पॉइंट, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर 660 वोल्ट 160 एम्पीयर तक की लाइन ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब ये हस्तचालित होते हैं और इनके संयोजक परिपथ की ऑन ऑफ करने के लिए वायु में गति करते हैं।
अब आइए नेक्स्ट है, इसमें आर्क को खत्म करने के लिए वायु का प्रयोग होता है। दोस्तों आर्क मतलब आर्क क्या होता है, चिंगारी होती है, इसको खत्म करने के लिए वायु का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, सारे सर्किट ब्रेकर सामान्य तथा असामान्य दोनों स्थिति में प्रचालित होते हैं। अब आएंगे दूसरा, ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसे ओसीबी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में 11 के भी 1200 ए तक की जो लाइन को नेक्स्ट है ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपका नेक्स्ट है, ये रहा आपका एसीबी, ये आपका एसीबी है। यहाँ पर एसीबी की देख लीजिए कैसा होता है, टाइप ऑफ एसीबी सर्किट ब्रेकर यहाँ पर रखी गई हैं, इसको आप देखिए। अब देखिए ये आपकी ओसीबी है, ओसीबी की कुछ फिगर और आगे हैं। ये रहा आपका ओसीबी जिसे ऑयल सर्किट ब्रेकर के नाम से जाने जाते हैं, जिसे कंडक्टर डाई इलेक्ट्रिक ऑयल है, मूविंग कंटेंट है, बुशिंग है, फिक्स्ड कंटैक्ट, आर्क, टैंक, ये सारी चीज़ें मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर की। आइए नेक्स्ट, ये सभी हस्तांचलित होते हैं परंतु इनके संयोजक परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए अचालक तेल में गति करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आर्क को खत्म करने के लिए तेल का प्रयोग होता है। अब आइए दोस्तों, आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, सॉरी दोस्तों, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है जिसे ABCB के नाम से जाने जाते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को। और ये 11 kV से अधिक वोल्टेज की लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए प्रायः ये सर्किट प्रयोग होते हैं। इसमें चल संयोजक को संचालन 50 से 60 किग्रा प्रति वर्ग सेमी दाब वाली शुष्क वायु से किया जाता है। रेलवे में सामान्यतः यही युक्ति प्रयोग होता है। आपका नेक्स्ट, ये आपका रहा एक्सचेंज्ड टू एटमॉस्फेयर्स फिक्स्ड कॉन्टैक्ट ब्रेकर टर्मिनल और प्रोब नोजल orifice moving content, fixed content, spring loading for moving content, blast pipe। ये रहा आपका दोस्तों ABCB, आपका ABCB आपका ऐसा दिखता है, ये आपकी डायग्राम है फिगर का। आइए नेक्स्ट, ये रहा, ये भी आपकी ABCB है। आर कहाँ बन रहा है यहाँ पर देख लीजिए। आपका नेक्स्ट है, ये भी ABC है। अब आइए यहाँ पे आपका चौथा है निर्वात सर्किट ब्रेकर जिसे BCB के नाम से जानते हैं। ये मुख्यतः 11 kV या 33 kV तक के पावर लाइन में ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग होता है। ये आपका फिगर ब्लैक एंड व्हाइट है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आइए फिगर, ये देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के नाम से जाने जाते हैं। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ से आप ये लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ये मेन फिगर है। अब आइए यहाँ पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में दिखाया गया है, यहाँ पर भी देख लेंगे दोस्तों इसमें कैसे कैसे वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें कौन सी जगह फिट हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टर्मिनल ऑफ पोल्स है, अपर सपोर्ट एंड हीट सिंक है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। आपका नेक्स्ट है, ये आपका देखिए, ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ये आपका ऐसे दिखता है पूरा। और यहाँ पर केबल बाई सीटी चैम्बर है, बस बार चैम्बर है, ये जहाँ पर दिखाई दी गए हैं आपकी जो फिगर से आपका वही सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो BCB पोजीशन चेक ग्लास यहाँ पर अंदर होती है यहाँ पर, और ये ब्रेक चैम्बर होता है। आपका नेक्स्ट है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को एक बंद युक्त में रखा जाता है जिसका वायुमंडलीय दाब पारे का 10⁻³ mm रखा जाता है ताकि आयन के कण आर्क न पैदा कर सकें। दोस्तों इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को एक बंद युक्त में रखा जाता है जिसका वायुमंडलीय दाब पारे का 10⁻³ mm रखा जाता है ताकि आयन का जो कण है आर्क पैदा न कर सके। अब आइए नेक्स्ट सीखते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर जिसे SF6CB कहते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसमें आर्क को समाप्त करने के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का प्रयोग होता है। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर SF6 का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसको नोट कर लेंगे। ये CB 72.5 kV से 145 kV तक की लाइन में प्रयोग होता है। और ये दोस्तों वायु की तुलना में
PSF6 का पैरावैद्युत सामर्थ्य लगभग 1.5 गुना होता है। और ये दोस्तों हाई टेंशन ESD के लिए यही CV प्रयुक्त होता है, नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट है, अब आइए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में सीखते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ये सर्किट ब्रेकर 5A से 6A 230 वोल्ट क्षमता में बनाए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट, आजकल भवनों, कार्यालयों, उद्योगशालाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि की जो लाइटिंग एंड फैन वायरिंग में ओवरलोड की स्थिति में लाइन को ट्रिप करने के लिए प्रयोग होता है MCB। नेक्स्ट है, ओवरलोड स्थिति में स्वतः ऑफ हो जाने की व्यवस्था प्रौद्योगिक युक्ति बीमेटलिक स्ट्रिप के रूप में संपन्न होती है। बीमेटलिक स्ट्रिप के रूप द्वारा संपन्न होती है। इसमें अनुरक्षण योग्य कोई पुर्जा नहीं होता है। नेक्स्ट है, ये अति सूक्ष्म धारा से बचाव हेतु कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, मोटर परिपथ के लिए नीला रंग की MCB नॉब का चयन किया जाता है। आइए नेक्स्ट, ये रहा आपका MCB। इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन की गई। यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे आपका नेक्स्ट MCB, ये भी आपकी एक MCB है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये रहा MCB, ये भी आपकी MCB ब्लैक एंड वाइट में, ये रंगीन में। अब आइए दोस्तों, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसे ELCB के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है? MCB के द्वारा जो अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष का पता नहीं लगाया जा सकता, जिसे ELCB के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यह युक्ति केवल 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा पर ही प्रचालित हो सकती है। नेक्स्ट है, सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में जो ट्रिपिंग के लिए चुंबकीय युक्ति प्रयोग की जाती है। मतलब सर्किट ब्रेकर में जो शॉर्ट सर्किट अवस्था है आपकी, ट्रिपिंग के लिए चुंबकीय युक्ति प्रयोग की जाती है। आपका नेक्स्ट है, ये आपका रहा, यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को भी देखिए, सर्किट ब्रेकर में आर की लंबाई बढ़ने से सर्किट ब्रेकर में आर की लंबाई बढ़ने से आर्क प्रतिरोध बढ़ता है। ये आपकी ELCB है। और आइए ELCB यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका ELCB का रंगीन इमेज। आइए नेक्स्ट, अब आइए वायरिंग के बारे में देखेंगे। करेक्ट इंस्टॉलेशन ELCB इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम देखेंगे, जो kWh मीटर में MCB का प्रयोग हो रहा है। MCB और ELCB, और जो होम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के द्वारा होम में मतलब घरेलू में प्रयोग किया जा रहा है, ये मीटर में ELCB। आइए नेक्स्ट है, और ये इसके अंदर की डायग्राम है। इसके अंदर की जो टेस्टिंग स्विच है, सप्लाई, ट्रिपल कॉयल, सर्ज कॉयल और टोरोडियल आयरन कोर है। यहाँ पर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, इसका नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है दोस्तों ELCB का। और आइए नेक्स्ट है, फ्यूज के बारे में सीखने वाले। फ्यूज क्या है? तार का छोटा टुकड़ा जो परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रयुक्त होता है, जो अति धारा की उपस्थिति में पिघलकर परिपथ को ओपन करता है, फ्यूज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूज के प्रकार। फ्यूज के प्रकार में क्या है? पहला आपका किट एंड कैट फ्यूज है, इनकी जो रेटिंग है 200A तक की होती है। और नेक्स्ट है, ये डिवाइडेबल फ्यूज होता है। नेक्स्ट है, ये लो वोल्टेज फ्यूज होता है। किटकैट, ये आपका किटकैट फ्यूज है। किटकैट के बारे में यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। आइए नेक्स्ट, अब आइए HRC फ्यूज, जिसे हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या होता है? HRC फ्यूज सिलेंड्रिकल बॉडी की तरह होती है। इसमें क्या होता है? हीट रेजिस्टेंस सिरेमिक भरा होता है, जिसके बीच में तार का टुकड़ा लगा होता है। नेक्स्ट है, इसका कैपेसिटी 16,500A से 3,000A तक की होती है। ये रिवायरेबल नहीं होता है। आइए नेक्स्ट, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए व्हाट इज द HRC फ्यूज। यहाँ HRC फ्यूज दी गई हैं। यहाँ पर ओपन फॉर्म में इसके अंदर कैसी होती हैं, कैसी चीज़ दिखती हैं, कैसे होता है, क्या चीज़ कहाँ पर होती हैं, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ब्रश इंड कैप है, फ्यूजिंग डिमेंट है, फ्यूज लिंक कंटेक्ट है, कैटरीज है, कार्टिज है यहाँ पे, फिलिंग पाउडर है,
आउटर एलिमेंट है इसके अंदर की HRC फ्यूज की। ओपन करने के बाद ऐसे दिखता है। आइए नेक्स्ट, हाई वोल्टेज रिवर्सिबल फ्यूज है। यह एक ये पोले माउंटेड 11 केवी यह पोले माउंटेड 11 केवी 400 वीटी 400 वोल्ट 400 वी ट्रांसफार्मर पर प्रयोग होता है। मतलब दोस्तों HRC फ्यूज ये 411 केवी बाई 400 वोल्ट ट्रांसफार्मर पर प्रयोग होता है। ये रिवायरेबल होता है। नेक्स्ट है आपका कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। कार्ट्रिज टाइप फ्यूज इसकी बनावट भी HRC फ्यूज की तरह होती है। कार्ट्रिज टाइप फ्यूज इसकी बनावट भी HRC फ्यूज की तरह होती है। ये दोस्तों यह 33 केवी की लाइन में 8700 ए तक की जो रेटिंग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इसमें कोरोना इफेक्ट हटाने के लिए तार का टुकड़ा हेक्सिल की तरह बना होता है। हेलिक्स की तरह दोस्तों, हेलिक्स की तरह सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हेलिक्स की तरह बना होता है। यह भी रिवाइवेबल नहीं होता है। यह भी रिवाइवेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है, अब आइए ये आपका HRC फ्यूज है। और अब आइए नेक्स्ट है आपका लिक्विड टाइप फ्यूज। लिक्विड टाइप फ्यूज इसकी बनावट कार्ट्रिज टाइप फ्यूज की तरह होती है। इसमें सिरेमिक की तरह CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट, ये आपका लिक्विड फ्यूज है, आपका कार्ट्रिज की तरह दिखता है। यहाँ पर देखिए ये भी वही ब्लैक एंड वाइट में है। और यहाँ पर आइए इसमें और क्या होता है, इसमें मजबूत फॉस्फर ब्रोंज का स्पिरल फॉर्म प्रयोग होता है। स्फेरल फॉर्म प्रयोग होता है। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त तार की जो मोटाई करंट रेटिंग पर निर्भर करती है। यह भी रिवाइवेबल नहीं होती है। आई यहाँ पर आई KD 1.5, जहाँ आई है फ्यूज की प्रवाहित होने वाली नॉर्मल धारा, D डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर है, और K कांस्टेंट जो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, अब आइए रिले के बारे में देखते हैं। रिले क्या होता है? ऐसी युक्ति जो दोष को पहचान पर जो ट्रिप सर्किट को सिंगल देकर CB के द्वारा परिपथ ओपन करता है, रिले कहलाता है। मतलब दोस्तों ऐसी युक्ति जो दोष पहचान पर इस ट्रिप सर्किट को सिंगल देकर जो CB के द्वारा परिपथ ओपन करता है, रिले कहलाता है। और रिले में इसका मुख्य कार्य दोष ढूंढना होता है। अब आइए थर्मल रिले क्या होता है? ये रिले विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है अतिभार के लिए। और नेक्स्ट है आपको मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। इसको देखिए दोस्तों, इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये सर्वाधिक विद्युत पावर सिस्टम में प्रयोग होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले है, ये सर्वाधिक पावर सिस्टम में प्रयुक्त होता है। ये विद्युत चुंबक के खिंचाव पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट है आपका इंडक्शन रिले। इंडक्शन रिले क्या होता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आइए ग्राउंड वायर अर्थिंग के बारे में सीखते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिससे विद्युत उपकरणों की धात्विक बॉडी में करंट आने पर उपभोक्ता को झटका न लगे। ग्राउंड का मनुष्य के लिए निश्चित रूप से घातक धारा 100 EMI है। और नेक्स्ट है वह अधिकतम धारा जो मानव शरीर को आघात नहीं पहुंचाती है, 9 EMI है। हम इसमें एक निम्न प्रतिरोध का चालक के द्वारा धात्विक बॉडी जमीन से जोड़ देते हैं, जिससे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे इसकी धाराएं टच करने पर ग्राउंड हो रहा है। अर्थ करंट का साइज सर्विस लाइन की एम्पीयर धारा पर निर्भर करता है। ग्राउंडिंग सामान्यतः सप्लाई सिरे पर की जानी चाहिए। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है, इसमें पॉइंटें क्या दी गई हैं? सॉलिड ग्राउंडिंग को 660 वोल्ट से कम वोल्टता के लिए प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है भू संपर्क तार का जो साइज है फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट है 3 फेज जो सिस्टम में दोहरा भू संपर्कन प्रयोग की जाती है। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दी गई हैं। यहाँ पर देखते हैं। पहला है आपका निम्न वोल्टता लाइन। निम्न वोल्टता लाइन में क्या है? 440 वोल्ट तक की जो वोल्टेज वाली लाइन को निम्न वोल्टता लाइन कहा जाता है। और नेक्स्ट है इसे लो टेंशन भी कहते हैं। दूसरा है मध्यम वोल्टता लाइन। 440 वोल्ट से 11 kV तक की जो वोल्टेज वाली लाइन को मध्यम वोल्टता लाइन कहते हैं। और नेक्स्ट है इसे
मीडियम टेंशन भी कहते हैं। अब आइए तीसरा, आपका जो उच्च वोल्टेज लाइन है, जो 11 केवी से ऊपर की ओर वोल्टता वाली जो लाइन है, उच्च वोल्टता लाइन कहलाता है। नेक्स्ट है, इसे हाई टेंशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत वर्ष में अधिकतम संचरण वोल्टता 400 केवी है। और समांतर भूमि में वैद्युत खंभे की भूमि में दबाई गई जो लंबाई खंभे की कुल लंबाई की छठा भाग होता है। आइए नेक्स्ट, जब एक ही खंभे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हों तो खंभे की जो पारस्परिक परास है 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है, किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता सिरों परी लाइन का कोई भी चालक तार सड़क के आर पार अवस्था में भूतल से 5.791 मीटर से ऊंचाई, मतलब 200 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी भवन की छत से किसी निम्न एवं मध्यम वोल्टता लाइन के चालक तार की जो ऊर्ध्व ऊंचाई है 2.439 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, 400 केवी संचरण लाइन में चालकों की जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है 8.5 मीटर होती है। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों बस बार, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। देखेंगे बस बार के बारे में, ये बस बार क्या कार्य करता है। ये लाइन को विभक्त करने के लिए युक्ति है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य संपन्न होता है। सामान्यतः बस बार 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। किसी उद्योगशाला में 100 HP के लिए 2 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता 200 एम्पियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में 2 बस बार होते हैं, पहले को मेन बस बार तथा दूसरे को स्पेरी बस बार कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। 401 धारा वहन क्षमता की जो सिरोपरी बस बार है 2.44 मीटर की लंबाई में उत्पादित की जाती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट दोस्तों दी गई है बस बार के बारे में, पॉइंटें अपनी अपनी डिफाइन कर रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कैसा हो रहा है बस बार में। बस बार के लिए उपयुक्त धातु क्या है, कॉपर है आपका। नेक्स्ट है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दी गए हैं यहाँ पर देखिए। भारतीय रेल में जो प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव की क्षमता होती है 2000 से 2500 HP तक होता है। और लोड शेडिंग की जो विधि में लोड ऑफ करना होता है। नेक्स्ट है, विद्युत संचरण लाइन में यदि वोल्टेज का मान n गुना बढ़ता है तो कंडक्टर का जो साइज है 1/n² गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ कपल्ड अल्टरनेटर। दोस्तों इसको नोट करेंगे, हाइड्रोलिक टरबाइन के साथ जो कपल्ड अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या तो अधिक होती है परंतु स्पीड सबसे कम होता है। आइए नेक्स्ट, भूमिगत तार की जो इंसुलेटिंग पदार्थ की जो विद्युत ब्रेकडाउन सामर्थ्य अप्लाइड वोल्टेज की प्रवृत्ति पैरावैद्युत पदार्थ में अशुद्धियां ताप दाब तथा आर्द्रता सभी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, भूमिगत केबल में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं पदार्थों की जो पैरावैद्युतांक क्षमता उच्च होनी चाहिए। नेक्स्ट है, केबलों पर कवच नमी से सुरक्षा तथा धात्विक कवच कोरोना प्रभाव ऊष्मीय प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, अति उच्च वोल्टता पर प्रयुक्त किया जाने वाला जो केबल तेल पूरित तथा गैस दाब के बिल दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, दोषयुक्त केबल के दोष को ज्ञात करने के लिए लूप परीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्ट्रिंग लड़ी के रूप में प्रयोग होते हैं जिससे प्रत्येक डिस्क में वोल्टता का वितरण असमान होता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः क्या होता है, ताप एवं दाब पर वायु का जो भंजन वोल्टता है 3 × 10⁴ V/cm होता है। और जो संतुलित भार के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, रेडियल प्रणाली का उपयोग कम विभव पर शक्ति का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कोरोना को कम करने के लिए बंडल चालकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
KW या 24 घंटे के दौरान आउटपुट तथा इनपुट का जो अनुपात है पूर्ण दिवस क्षमता होता है। आइए नेक्स्ट, लघु संचरण लाइन क्या होता है? 80 km तक होता है और मध्यम संचरण लाइन 80 से 160 km होता है। दीर्घ संचरण लाइन में 160 से ऊपर तक होता है। सब स्टेशन से सामान्यतः तौर पर जो लाइटिंग है अरेस्टर का प्रयोग ट्रांसफार्मर के करीब होता है। लाइटिंग अरेस्टर के वहाँ टाइप भी दिखाया गया है और यहाँ पर सब स्टेशन पे जो सामान्यतः तौर पर जो लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग ट्रांसफार्मर के करीब होता है। अधिकतम मांग को कम करने के लिए जो लोड शेडिंग की जाती है और 66 kV से ज़्यादा वोल्टता वाले जो सब स्टेशन हैं, 66 kV से ज़्यादा वोल्टता वाले सब स्टेशन में आउटडोर स्विच गियर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। और दो भू संपर्क इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सर्विस लाइन के लिए आमतौर पर RCC पोल या खंभे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में उच्च प्रेरक उपस्थित होने पर भार को ऑन ऑफ करने पर स्पार्किंग उत्पन्न होता है। दोस्तों ये आपका कंप्लीट है, ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। आपका नेक्स्ट आपका आने वाला है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बने हुए एग्जाम में आपके आते रहेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।